जीएस गुरु आशुजी चैनल पर मैं आपका दोस्त आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लॉकडाउन का समय चल रहा है, हमारे देश पर भयंकर विपत्ति आई हुई है। इस विपत्ति के समय हमें धैर्य का परिचय देते हुए अपने घरों पर रुकना है, अपने आत्मीय जनों को भी ये बात समझानी है और कोई आवश्यक कार्य न हो तब बाहर नहीं निकलना है। अब इस लॉकडाउन पीरियड का और उसके बाद में तकनीक से जुड़ते हुए हम आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पर विज्ञान पढ़ने के लिए। तो हम इतने दिनों में पढ़ चुके हैं कक्षा 10 के पहले पाठ भोजन एवं मानव स्वास्थ्य को, तीसरे पाठ आनुवांशिकी को, और अब हम हैं दूसरे पाठ में मानव तंत्र में। मानव तंत्र में हम पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र, जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण तंत्र होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, और उस कच्चे माल का दक्षता पूर्वक उपयोग करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो तंत्र होता है वो होता है श्वसन तंत्र। कल हमने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा कि श्वसन तंत्र के बारे में हमने कल पढ़ा कि श्वसन की परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है श्वसन की? हम श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं अंदर और कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम श्वसन में एक गैस को अंदर लेते हैं और एक गैस को बाहर छोड़ते हैं, तो इस गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। फिर दूसरा है श्वसन अंग। श्वसन क्रिया के लिए श्वसन अंग भी आवश्यक है। श्वसन अंग है ऊपरी श्वसन अंग और निचले श्वसन अंग, या ऊपरी श्वसन तंत्र या निचला श्वसन तंत्र, या बाह्य श्वसन तंत्र और आंतरिक श्वसन तंत्र। अब ऊपरी श्वसन अंग के अंदर नाक, मुख, ग्रसनी और यहां स्वर यंत्र होता है हमारे, जिससे हमारी आवाज निकलती है। तो नाक में हमने देखा था कि रोम, नाक के अंदर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं, और श्लेष्मा ग्रंथियों की श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। ये नाक में रोम और श्लेष्मा ग्रंथियों का काम होता है कि बाहर से कोई अपरिहार्य कण हमारे श्वसन तंत्र के अंदर प्रवेश नहीं करे, क्योंकि बाहर से अगर कोई अपरिहार्य कण श्वसन तंत्र के अंदर प्रवेश करता है तो हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान होता है और हमारे श्वसन में बाधा पहुंचती है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट था मुख। मुख का मैंने आपको बताया, कोई मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की या बहुत ज्यादा हवा की हमको आवश्यकता होती है, तब हम मुख से श्वसन करते हैं, या दौड़ते समय या कोई मेहनत का काम करते समय। तीसरा ग्रसनी। ग्रसनी का महत्व पाचन तंत्र में भी था और श्वसन तंत्र में भी है। पाचन तंत्र में हमने देखा था कि ग्रसनी को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला था नासाग्रसनी, दूसरा था मुख ग्रसनी, तीसरा था अधोग्रसनी। नासाग्रसनी में अपने बाह्य नासा छिद्र के बाहर अंदर की ओर 2 छोटे छिद्र होते हैं। मैंने आपको पाचन तंत्र पढ़ाते समय इसके उपयोग के बारे में भी बताया था। आप मेरे को ये बात कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि इसका अंदर वाले नासा छिद्रों का क्या उपयोग होता है। अब हवा जब नाक से प्रवेश करती है, नाक से प्रवेश करने पर रोम और श्लेष्मा ग्रंथियों के द्वारा उसके अपरिहार्य कण रुक जाते हैं, उसका तापमान शरीर के बराबर हो जाता है। फिर वो ग्रसनी में, नासाग्रसनी में प्रवेश करती है। नासाग्रसनी से वो स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। स्वर यंत्र 9 उपास्थि से बना हुआ एक बॉक्सनुमा संरचना होती है, जिसमें रज्जु पाई जाती हैं। इन रज्जु, जब हम आवाज उत्पन्न करना चाहते हैं तो इन रज्जुओं के बीच से जब आवाज बाहर निकलती है तो इनमें कंपन होता है, और कंपन होने से ये आवाज उत्पन्न करते हैं। अब ग्रसनी में एक ढक्कनुमा संरचना और पाई जाती है, जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। इस एपिग्लोटिस का काम होता है जब भोजन निकलते हैं तो भोजन निकलते समय श्वसन नली को बंद करना, श्वास नली को बंद करना, ताकि भोजन के कोई कण श्वसन तंत्र में प्रवेश ना करे। तो इस प्रकार एपिग्लोटिस सुरक्षा ढक्कन है। फिर हम आते हैं निचले श्वसन अंग या निचले श्वसन तंत्र में। अब निचले श्वसन तंत्र में श्वास नली।
स्वर यंत्र यहाँ है तो श्वास नली यहाँ है। श्वास नली हमारे शरीर के अंदर मध्य भाग में होती है। श्वास नली के अंदर श्लेष्मा पक्षमायुक्त श्लेष्मायुक्त ग्रंथियां होती है। ये श्लेष्मा का श्रवण करती है जिससे ये हर समय नम रहे और कोई अपशिष्ट या कोई भी पदार्थ जो अंदर प्रवेश कर गया है उनको बाहर की ओर निकाल दे। इसके अंदर सी आकार के छल्ले और पाए जाते हैं। सी आकार के छल्ले मतलब सी आकार के छल्ले इस श्वसनी में और श्वास नलिका में दोनों में पाए जाते हैं। ये सी आकार के इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे श्वास नली है, श्वास नली जो है उसके पीछे ही ग्रसिका होती है और ग्रसिका में कोई भोजन जाता है तो वो बोलस के रूप में नीचे जब आमाशय की ओर आता है तो वो कहीं पे फंसे नहीं, उसको फैलने के लिए जगह मिले, इसलिए ये सी आकार के छल्ले होते हैं। और इसमें सी आकार के छल्ले इसलिए होते हैं ताकि ये पिचके नहीं। इसके पिचकने से श्वसन में बाधा उत्पन्न होती है और बाधा उत्पन्न होने से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। फिर श्वसन नलिका आगे जाकर दो फेफड़े होते हैं तो दो श्वसनी में बदल जाती है। एक दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है, एक बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। हमारे शरीर की संरचना है ये। तो इस प्रकार दाएं और बाएं फेफड़े में प्रवेश करने के बाद में ये श्वसनी जो है वो छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बदल जाती है। प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका। तो श्वसनिकाएं आगे जाके कुप्पिका में खुलती है। कुप्पिकाएं गुब्बारेनुमा छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जिनमें हवा भरने पर वो फैल जाती है और जिनकी झिल्ली एक कोशिकाओं से बनी होती है। एक कोशिकीय झिल्ली होती है, बहुत पतली होती है, लेकिन उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है। ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होने के कारण ही श्वसन की क्रिया हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अब फेफड़े के बारे में आते हैं तो श्वसनिका और कुप्पिका जो है वो फेफड़ों के अंदर होती है, फेफड़ों का एक भाग होती है। फेफड़े झिल्ली से ढके रहते हैं, प्लूरल झिल्ली से ढके रहते हैं, जो मतलब श्वसन फेफड़ों की रक्षा करती है। ये फेफड़े अपना दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा 3 पालियों से बना होता है और बायां फेफड़ा 2 पालियों से बना होता है। दायां फेफड़ा थोड़ा ऊंचा चौड़ा होता है, इधर वाला फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। यहाँ बीच में एक जगह होती है, मैंने कल आपको बताया था। उस जगह में कौन स्थित होता है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये फेफड़े जो है, दायां फेफड़ा ऊंचा क्यों होता है ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इधर की साइड में हमारे शरीर के अंदर दाईं साइड में कौन सी ग्रंथि होती है, मध्यपट के नीचे। इतना हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हम आगे आते हैं नेक्स्ट, श्वसन मांसपेशियां। क्योंकि श्वसन होगा तो उसमें मांसपेशियों का काम होगा। बिना मांसपेशियों के हमारा शरीर हिलता ही नहीं है। हमारे शरीर में कोई भी ऐसा भाग नहीं है, चाहे ये आंख की पुतली हो, चाहे हमारे कान हो, चाहे कोई कुछ भी संरचना हो, अगर हमारी मांसपेशियां नहीं है तो हम केवल मांस के मतलब स्थिर लोथ हैं, उसमें कोई गति नहीं होगी और उनमें पेशियां नहीं होगी। तो कंकाल तंत्र तो हमें आकृति प्रदान करता है। कंकाल तंत्र के साथ पेशियां जुड़ी होती है। आपको पता है पेशियां 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और हृदय पेशियां। अब उन्हीं ऐच्छिक पेशियों में से कुछ ये हमारे श्वसन में काम आती है। और श्वसन में जो काम आने वाली पेशियां हैं, 2 प्रकार की पेशी काम आती है। एक तो डायफ्राम और अंतरापरशुक पेशियां। ये डायफ्राम जो है वो हमारे वक्ष गुहा को और उदर गुहा को बराबर भागों में बांटता है। हमारे फेफड़े सुरक्षा की दृष्टि से पसलियों में सुरक्षित रहते हैं, पसलियों के पिंजरे के अंदर, ताकि उनको नुकसान नहीं हो। क्योंकि हमारे शरीर के सबसे सॉफ्ट अंगों में आते हैं फेफड़े। ठीक। अब ये डायफ्राम जो है वो हमारे उदर गुहा और वक्ष गुहा के मध्य होने के कारण, क्योंकि ग्रसिका भी इसको अंदर से छेद करके आमाशय में जाती है, तो लेकिन ये जो श्वास नली है ये ऊपर ही रहती है। तो जब मध्यपट पहले गुंबज की स्थिति में होता है, यानी जब हवा फेफड़ों में नहीं भरी हुई है, लेकिन जब ये गुंबज फैलकर सपाट होता है तो फेफड़ों के नीचे निर्वात उत्पन्न हो जाता है
और निर्वात उत्पन्न होने के कारण हम आगे बढ़ेंगे, ऋणात्मक दबाव प्रवणता बनती है और इसी निर्वात के कारण हमारे शरीर के अंदर बाहर से वायु प्रवेश करती है। जब डायफ्राम या मध्यपट समतल होता है तो हमारी अंतरापरशु पेशियां यानी इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारी पेशियों से पसलियों से जुड़ी हुई होती है वो ऊपर की ओर हमारी पसलियों को पिंजरे को उठा देती है। हमारी पसलियों के पिंजरे को ऊपर उठाने पर और डायफ्राम के नीचे जाने पर फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल जाती है और फेफड़ों में हवा भर जाती है। आप देखिए एक बार सांस लेके यही प्रक्रिया होती है, कोई अंतर नहीं है। फिर अंतरापरशु पेशियां जब श्वास छोड़ने की बारी आती है, ये तो हमने श्वास लिया, श्वास छोड़ने की बारी आती है तो डायफ्राम जब ऐसे था यानी समतल था तब हमने श्वास ली, डायफ्राम वापस गुंबज आकार में होगा तो वो नीचे से प्रेशर लगाएगा फेफड़ों के जब प्रेशर लगाएगा तो उनमें से हवा धीरे धीरे नाक के द्वारा बाहर निकल जाएगी और हमारी पेशियां पसलियां नीचे की ओर आ जाएगी, यानी स्टर्नम ऊपर की ओर जाता है, श्वसन होता है तब, और ये स्टर्नम बीच की हड्डी को कहते हैं इसको, और जब श्वसन मतलब हवा बाहर निकलती है तो ये नीचे की ओर आता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है श्वसन की। अब श्वसन की मांसपेशियों का महत्व हो गया, उसके बाद में हम देखते हैं श्वसन क्रिया का विज्ञान। श्वसन क्रिया का विज्ञान भी इसी चीज में, इन्हीं मांसपेशियों के कारण संभव है। आप सबको पता है कि वायु जो है वो जहां कम दबाव होता है और जहां अधिक दबाव होता है उस वायु में और उस वायु में अंतर कैसे होता है। ये अंतर ये है कि यहाँ अगर वायु गर्म हो रही है तो वो ऊपर उठ रही है, ठंडी वायु भारी होती है। जहां गर्म वायु ऊपर उठ जाती है वो ठंडी वायु उसके स्थान को बहुत तेज गति से भरती है। हमारे राजस्थान में हमारे लिए ये सामान्य बात है कि गर्मियों के मौसम में आंधी आती, तो आंधी का सिद्धांत यही है, क्यों, वायुदाब की कमी हो गई। अब उसी प्रकार जब हमारे मध्यपट समतल हो जाता है, अंतरापरशु पेशियां ऊपर की ओर उठ जाती है, तो ऊपर की ओर उठ जाने के कारण नीचे अंदर की ओर वायुदाब कम हो जाता है। अंदर की ओर यानी हमारी वक्ष गुहा में वायुदाब कम हो जाता है, वही आंधी वाली स्थिति हो जाएगी, और बाहर वायुदाब ज्यादा होता है जिसके कारण से वायु हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है और हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। तो फेफड़ों के अंदर कुपिका कोशिकाएं होती है, वो फूलती है। अब कुपिका कोशिकाएं फूल जाती है और दबाव कम होने के कारण अंदर हवा चली जाती है। वहां जो भी आगे रासायनिक क्रिया होगी वो हम देखेंगे। लेकिन फिर जब पूरी ऑक्सीजन का सदुपयोग हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ों में आ गई, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने के कारण यहाँ फेफड़ों में बाहर की वायु से अधिक दबाव हो जाता है, यानी बाहर कम दबाव हो जाता है, तो हमारी फेफड़े जो हैं वो ये डायफ्राम ऊपर हो जाता है, पसलियां नीचे हो जाती है, जिससे दबाव और बढ़ जाता है, और इस दबाव बढ़ने के कारण हम शरीर से बाहर वायु निकाल देते हैं। तो इस प्रकार श्वसन की क्रिया होती है। अब श्वसन की क्रिया में श्वसन दो प्रकार का होता है, श्वसन प्रक्रिया दो प्रकार की। इस पूरी क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला, नाक से हवा गई, नासाग्रसनी में पहुंची, नासाग्रसनी से स्वर यंत्र में पहुंची, ये स्वर यंत्र में पहुंचकर फिर श्वास नली में पहुंची, श्वसनी में पहुंची, श्वसनिका में पहुंची, फिर कुपिकाओं में पहुंची, कुपिका फूल गई। ये बाह्य श्वसन की क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? बाह्य श्वसन की, यानी बाहर से हमने जो वायु ली वो फेफड़ों के अंदर आई, फेफड़े फूले। दूसरा होता है आंतरिक श्वसन। अब ये आंतरिक श्वसन होता है कुपिकाओं के अंदर। किसके अंदर? कुपिकाओं के अंदर, यानी कुपिकाएं जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे कुपिकाएं पूरी गोल संरचना होती है, अगर हम उसकी थोड़ा सा हल्का सा ऐसे बनाने की कोशिश करें, ये मान लो एक कुपिका है और इस कुपिका की हमने एक पतली सी संरचना, तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है, और ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण जो ऑक्सीजन होती है वो तो विसरण के द्वारा इसमें चली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आ जाती है। अर्थात कुपिकाओं में विसरण के द्वारा रक्त में ऑक्सीजन जाना और उस ऑक्सीजन का ऊतकों तक पहुंचना, ऊतक से वो कोशिकाओं तक पहुंचना आंतरिक श्वसन कहलाता है। तो इस प्रकार
वो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक जाती है, ग्लूकोज का अपघटन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है और ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न करती है। तो आज अपना श्वसन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन श्वसन टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में ये पहुंच जाता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हम कल पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये समझ में आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, नहीं समझ में आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे मैं लाभान्वित हुआ, मेरा अन्य कोई साथी लाभान्वित होना चाहिए, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब ऑल कर सकते हैं, ताकि मेरा वीडियो आपको निर्विघ्न रूप से प्राप्त होता रहे और आपकी स्टडी चालू रहे। इस लॉकडाउन पीरियड में समय का जितना सदुपयोग हो सकता है, जितनी हम अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं, तो स्कूल खुलने के बाद में हम उतना ही आगे अपने आप को महसूस करेंगे। वरना हमारा मस्तिष्क जो है वो छलिया है। अगर हम कुछ दिन के लिए अपने विषय को, अपने पाठ्यक्रम को छोड़ देंगे तो वो उस सारे पाठ्यक्रम को मिला देगा, बुलाएगा नहीं, वो मिला देगा। और मिलाने के कारण फिर हम उसको सेपरेट या अलग अलग विभाजित नहीं कर पाएंगे, और अलग अलग विभाजित नहीं कर पाने के कारण हमको ऐसा एहसास होगा कि हम सब भूल गए हैं। इसलिए आप रेगुलर वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद में आप किताब से पढ़िए। किताब से पढ़ने के बाद में वीडियो से आप नोट्स बनाइए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। रीड की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कक्षा 10 में और कक्षा 9 में या 6वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक श्वसन तंत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से देखिए, समझिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।